हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा धन्यवाद कि आपने लाइंस एंड एंगल में हमारा बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखिए भाई, अगर हम समझें तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी के नाम से हम जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको क्या हो जाता है, एपी हो जाता है। ठीक है, अब ये नॉर्मली आपको समझना है कि ये एक तरह से पैटर्न है। क्या है भाई? ये एक पैटर्न है या ये एक सीक्वेंस है। क्या है? हम इसको कह सकते हैं सीक्वेंस है। सीक्वेंस। अब आपको पता है ना सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई नंबर को सम नंबर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर एंड डिफिनिट रूल, जब कुछ नंबर डिफिनिट, समझिएगा, डिफिनिट ऑर्डर, ठीक है भाई, ऑर्डर एंड डिफिनिट रूल, डिफिनिट डिफिनिट रूल, इसके अकॉर्डिंग अगर अरेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं तो 2 4 6 8, अब ये क्या है? एक डिफिनिट ऑर्डर है जो कि डिफिनिट रूल से, एकदम फिक्स रूल से सजाया हुआ है। कैसे भाई? तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 के बाद 4 हुआ तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 4 के बाद 6 हुआ तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 6 के बाद 8 हुआ तो कितना बढ़ा भाई? 2 बढ़ा। तो ये क्या है? इसका रूल एकदम फिक्स है ना, एकदम डेफिनेट है ना, कि हर पहले वाले वैल्यू से बाद वाला जो वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस क्या है भाई? 2 है। क्लियर है इतना दूर तक? अब कहा गया कि इसी के पैटर्न में एपी को लिखा गया। कहा गया कि ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, ऐसा सीक्वेंस एपी इज ए सीक्वेंस, इज ए सीक्वेंस, ठीक है, एपी इज ए सीक्वेंस हैव डिफरेंस इज कांस्टेंट, हैव डिफरेंस, ठीक है भाई, डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, एपी क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस, जिसका क्या? डिफरेंस एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर हम एग्जांपल के लिए इसको समझें, फिर से सेम बात, तो 2 4 6 और 8 डॉट डॉट डॉट, अब ये एक एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि आप देखो यहां से इस 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इस 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का है। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एपी है। इसका मतलब क्या भाई? ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर हम यहीं पर दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, ऐसा कुछ भी हमारे पास है, तो अब हम देख रहे हैं क्या इस सीक्वेंस के, क्या इस सीरीज के बीच का डिफरेंस बिल्कुल कांस्टेंट है? कांस्टेंट का मतलब एक ही है, ये बढ़ और घट तो नहीं रहा है ना। जब बढ़ घट जाएगा तो वो एपी नहीं होगा, एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो अब आप यहां से देखो, इसके बीच का डिफरेंस कितने का भाई? 2 का है। इसके बीच का डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का आ गया। इसके बीच का डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का आ गया। इसके बीच का डिफरेंस कितने का आ गया भाई? 2 का आ गया। तो अब आप बताइए, क्या इसका डिफरेंस, क्या इसका डिफरेंस कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक ही है, कोई भी नंबर जो एक है ऐसा है? नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है एपी नहीं है, ये जो है भाई एपी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एपी नहीं है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि हम एपी किसको कहते हैं। हम एपी ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसके बीच का डिफरेंस एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपको क्या समझना है कि एपी किसी नंबर का सीक्वेंस सिर्फ नहीं होता है, एपी हर टाइप के नंबर का सीक्वेंस होता है। एपी रूट का भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे √7, √21, √63, ये भी एक एपी का सीक्वेंस है। इस आगे क्लास में हम सब समझेंगे कि इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये भी एक एपी का सीक्वेंस है। अगर मैं बात करूं 5/4, 6/4, ठीक है भाई, 7/4, ये भी एक एपी का सीक्वेंस है। आपको ये नहीं समझना है कि एपी का मतलब एकदम सिंपल सा कोई एक वैल्यू दे देगा और पूछेगा। एपी हर तरह के होते हैं, या तो सिंपल नंबर हो सकता है, या तो आपको इरेशनल नंबर का सीरीज हो सकता है, या तो फ्रैक्शन का सीरीज हो सकता है। हर टाइप का एपी होता है।
ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि हम एपी किसको कहेंगे और किसको एपी नहीं कहेंगे। तो ये तो हमारा एक तरह से जनरल तरीका हुआ चेक करने का ना, लेकिन इसी चीज को चेक करने का एक हमारे पास प्रॉपर पैटर्न है कि हम किसी एपी को कैसे चेक करेंगे। तो क्या कहता है कि ये नोट है भाई, याद रखिएगा, ठीक है, कि कोई भी जो एपी है उसको हम लिखते कैसे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, जरूरी थोड़ी है कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है, इस जगह पर कुछ भी वैल्यू है, तो ये तो इस सीक्वेंस का सबसे पहला वैल्यू हुआ, और इस हिसाब से इसको हम पहला टर्म समझ लेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पहला टर्म समझेंगे। तो अब हम कह रहे हैं कि जो एपी हमारा लिखा जाता है, जो लिखा जाता है, ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है, तो वो हमेशा पहले वाले टर्म को T1 कहा जाता है, दूसरे वाले टर्म को T2 कहा जाता है, तीसरे वाले टर्म को T3 कहा जाता है, चौथे वाले टर्म को T4 कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे में 1 लगाया हुआ, 1, समझ रहे ना। तो जो टर्म 1 है उसका वैल्यू 1 रखने पर आया है, उसका वैल्यू क्या रखने पर आया है, 1 रखने पर आया है। इसका कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि T1 क्या है, तो T1 सपोज दैट 2 है, इसका मतलब इसमें 1 हम रखे हैं तो ये 2 आया, समझ रहे ना। T2 का मतलब क्या है, तो 2 का मतलब है कि जो भी हमारा पहला वैल्यू है T1, उस टर्म में 2 से गुना किए हैं तो ये 4 अगला टर्म हमारा है। मतलब अगर किसी एपी का पहला टर्म 2 है तो दूसरा टर्म 4 होगा, क्यों, क्योंकि अब उसके जगह पर 2 से गुना किया जाए। अगर T3 की मैं बात करूं तो वहां पर T3 मतलब अब उसको 3 से गुना किया जाएगा, समझ रहे ना, तो वो हमारा अगला वैल्यू आएगा। तो मेरा कहना है कि कोई भी एपी जो लिखा हुआ रहता है उसमें जो पहला वैल्यू होता है उसको हम T1 कहें, जो दूसरा वैल्यू होगा T2 होगा, तीसरा वैल्यू होगा T4 होगा। और आपको पता है ना दुनिया में ऐसे खरबों नंबर है, तो क्या हम सबको ऐसे लिखते चलेंगे कि T4, T5, T6, बिल्कुल नहीं। आपको ये समझना है कि ये एक तरह से पैटर्न है, जो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो ये ऐसे आते जाएगा। और इस तरीके से हम क्या समझेंगे, इसको Tn कहेंगे कि जो एपी है आप इस n के जगह पर जो भी वैल्यू रख देंगे वो उसका रिजल्ट हो जाएगा। मान लीजिए T15 लिखना है तो इस n के जगह पर आपको क्या लिख देना है, 15 लिख देना, मतलब T15 मतलब उस सीरीज का 15वां टर्म, समझ रहे हैं मेरी बात को, उस सीरीज का 15वां टर्म। यही सब देखिए, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, लेकिन इसके पैटर्न को ही तो आपको समझना है, इसमें जो इसका लैंग्वेज है बस उसको समझना है। और मेरा विश्वास रखिए आप इस क्लास में बने रहिए, आपको इतना आसान लगेगा एपी कि इसके बाद आपको कहीं पर कोई भी तरीके से किसी भी चीज से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप मेरा विश्वास के साथ रुके रहिए इस क्लास में, ठीक है। तो अब आपको ये बात कंफर्म हो चुका है कि हम किसी भी एपी को कैसे लिखते हैं। अब एक बात और समझिएगा, ये तो मैं ऐसे लिख दिया हूं ना, आप कहीं कहीं पर इसका मतलब ये भी लिखा देखेंगे कि जो टर्म 1 है उसको A1 भी लिखा हुआ देखेंगे, समझ रहे ना। तो कंफ्यूज नहीं रहना है, A1 भी लिखता है, A1 का मतलब भी पहला टर्म ही होता है, समझ रहे ना। तो हम बेसिकली T1 से ही अपना क्लास शुरू करेंगे, समझ रहे ना। आपको A1 भी याद रखना है कि A1 का मतलब भी क्या होता है भाई, पहला टर्म होता है। उसी तरीके से आपको कहीं A2 भी मिल जाएगा, उसी तरीके से A3 भी मिल जाएगा, A4 भी मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और AN मिल जाएगा। तो ये लिखने का जो इसका तरीका है, इसमें हम मेन रूप से 2 ही बातें समझे कि इसमें जो भाई फर्स्ट टर्म है, जो इसका क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम T1 कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हम T1 कहेंगे, टर्म 1 कहेंगे, या उसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, A1 भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि T1 कहिए चाहे A1 कहिए, दोनों क्या है भाई, एक ही बात है। और हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में, समझ रहे हैं ना, ये जो अंतिम में आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट टर्म कहेंगे, क्या कहेंगे, लास्ट टर्म कहेंगे। और इसको हम Tn कहेंगे, नीचे में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां से An भी आप इसको समझ सकते, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर हम 2 बात आपको समझाएं कि देखिए भाई जो इसका लिखने का पैटर्न है कुछ ऐसा है, क्लियर है। अब आप क्या देख रहे हो कि हम ये तो जनरली आपको दिख रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है, कि इस ये एपी में क्यों है, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या है भाई, 2 का है। तो हर जगह तो आप ऐसे समझ के नहीं ना बना सकते हैं, आप एक बोर्ड एस्पिरेंट है,
आपको रिटेन में आंसर देना होता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इसी बात को हम कैसे लिखेंगे या कैसे चेक करेंगे कि वो एपी है कि नहीं है। तो हम क्या समझेंगे कि जब हम किसी एपी को चेक करेंगे, चेक, समझ रहे हैं ना, कि वो एपी में है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, उसमें जितने भी टर्म दिए हैं, जैसे 5 गो टर्म दिया है या 4 गो टर्म दिया है, उसके बाद डॉट 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 ही लगाता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर 5 टर्म दिया है तो आप यहाँ लिखेंगे T5, ठीक है भाई, माइनस T4, उसके बाद आप लिखोगे T4 माइनस T3, उसके बाद आप लिखोगे T3 माइनस T2, उसके बाद आप लिखोगे T2 माइनस T1। आपको ऐसे लिखना है, तब जाके वो क्या होगा, चेक होगा। और फिर देखना है कि क्या सबका डिफरेंस बिल्कुल सेम है कि नहीं है। अगर सबका डिफरेंस सेम है तभी वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है, क्योंकि हम इसके डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं कि एपी इज ए सीक्वेंस, एपी एक ऐसा सीक्वेंस है, एपी एक ऐसा सीरीज है, हैव डिफरेंस, डिफरेंस इज कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट का मतलब समझना है एक ही कोई नंबर, अगर एक के बीच का डिफरेंस 2 है तो अगले हर टर्म का बीच का डिफरेंस 2 ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या समझे कि किसी एपी को ऐसे लिखेंगे, एपी के फर्स्ट टर्म को T1 या A1 से सिंबल करते हैं, लास्ट टर्म को Tn कहते हैं या An कहते हैं। और किसी को एपी को चेक करने का जो तरीका होता है, उसमें जितने टर्म होते हैं उसको 1 बाय 1 करके पीछे से आपको इस बात का भी ध्यान है, आगे से भी आप कर सकते हो, लेकिन पीछे से उसके डिफरेंस को आप लिखेंगे। इतना दूर क्लियर है। तो अभी हम जो एपी समझे उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी करना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को समझिए, क्या लिखा, सो दैट। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी अगर आप एपी को चेक करना चाहते हो तो कैसे करते हो, ठीक है। तो यही तो वो पहला क्वेश्चन आपको लिख दिया कि सो दैट द प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन है, इज एन एपी, क्या ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसका पहला टर्म आप बताइए, और जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस वो भी आपको बताना है, ठीक है भाई। तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं एपी किसको कहते हैं। मैंने क्या आपको बताया कि एपी हम चेक करने का जो तरीका हमारे पास है कि इसमें जितने सारे टर्म है, कै गो टर्म है भाई, 1 2 3 4 5, मतलब आखिरी टर्म हमारे पास 5 दिया है तो उसको हम क्या कहते हैं, T5 कहते हैं। और मैंने क्या बताया कि आप पीछे से इसको लिखेंगे कि T5 माइनस T4 इज इक्वल, उसके बाद क्या भाई T4, ठीक है, T4 माइनस T3 इज इक्वल T3 माइनस T2, T2 माइनस T1। अगर इन सब का डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो हम कह सकते हैं कि क्या भाई एपी में है। अब आपके पास क्या है, 20 है, तो यहाँ 20 लिखिए। T4 की जगह क्या भाई 17 है, बराबर T4 की जगह, क्योंकि आपको पता है ना ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। तो ऐसा हमारे पास चेक करने का पैटर्न बना हुआ है। अब आप T4 की जगह पर क्या देख रहे हो, 17 माइनस 14, यहाँ से 14 माइनस 11, यहाँ से 11 माइनस 8। क्या ये सबका डिफरेंस सेम है? तो 20 में से 17 घटा कितना, 3, यहाँ 17 से 14 घटा कितना, 3, 14 से 11 घटा कितना, 3, और 11 से 8 घटा 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो हेंस ठीक है, द डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ एपी इज द डिफरेंस ऑफ प्रोग्रेशन। आप क्या लिखोगे, प्रोग्रेशन लिखोगे, क्योंकि अभी तो ये एपी है नहीं ना, क्योंकि ये हम चेक कर ही रहे। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ प्रोग्रेशन इज कांस्टेंट। हमारा डिफरेंस क्या हो गया इस प्रोग्रेशन का, कांस्टेंट हो गया, ठीक है भाई, कांस्टेंट हो गया, समझ रहे ना। तो हेंस अब क्या हो जाएगा, दिस प्रोग्रेशन, ठीक है, दिस प्रोग्रेशन इज इन एपी, और ये क्या हो गया भाई, एपी में है, समझ रहे ना। दूसरा बात क्या लिखा है, कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म बताइए। तो इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप 8 लगा लोगे, यहां पर आंसर होगा। फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस को हम सिर्फ डी से भी लिखेंगे, और इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म, समझ रहे हैं ना, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म। तो आप डिफरेंस की जगह T5 माइनस T4 भी लिख सकते हो,
T4 माइनस T3 भी लिख सकते हो, T3 माइनस T2 भी लिख सकते हो। तो क्योंकि सबका डिफरेंस तो सेम ही होता है ना, तो आप यहाँ पर T2 माइनस T1 लिख लेना, ठीक है। आप कोई पूछे कि सर T2 माइनस T1 ही क्यों लिख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि आप T5 माइनस T4 भी लिख सकते हो। ये थोड़ा जल्दी है, थोड़ा आसान है, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया, क्योंकि डिफरेंस ही तो है, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा, इसका जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, 11 माइनस 8, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 3। और जब आप इतना करेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। हमको पता है ये बहुत आसान है, हम चेक भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 11 और 8 का डिफरेंस 3 है, इसमें क्या बताना है, लेकिन आप एक बोर्ड के देने वाले हो, समझ रहे हैं ना, आपको ऐसे पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपको VVI क्वेश्चन है और ये जरूर पेपर में आएगा, आया भी है बहुत बार, समझ रहे हैं ना। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी VVI मैं लिख रहा हूँ आप विश्वास के साथ उसको एक बार पढ़िए, देखिए आ सकता है, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कर रहा हूँ कि आएगा, आ सकता है, क्योंकि इसका इस क्वेश्चन के कंपेयर में ज्यादा वेटेज है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो अगर भाई इसका हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये भी क्वेश्चन सेम है, इसका भी मतलब है कि सो दैट द प्रोग्रेशन इज इन एपी, कह रहे कि ये प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं आप साबित करो, देन आफ्टर राइट फर्स्ट टर्म, देन आफ्टर राइट कॉमन डिफरेंस। तो पहले तो हम एपी में चेक करेंगे, तो अब आप बताइए √28 में से रूट डायरेक्ट 7 आप घटा सकते हो क्या, नहीं घटा सकते हो, देखिए ये एक सिंपल तरीका में नहीं लिखा गया है, अभी ये स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं लिखा गया है, आप इसको और छोटा करके लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, तो इसका प्राइम फैक्टर, आप किसी भी रूट को ब्रेक करने के लिए क्या करते हो, प्राइम फैक्टर करते हो, तो 7 का तो प्राइम फैक्टर 7 ही होगा, लेकिन आप 28 को क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे प्राइम फैक्टर कर लेना, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर आप करोगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, और 7 से आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास टुकड़ा आया वो 2 गुना 2 गुना 7 आया। हम क्या जानते हैं कि रूट के अंदर जो पेयर होते हैं वो रूट से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 वैल्यू के बदले 1 वैल्यू का लिखना। तो यहाँ 2 का पेयर है ना, तो आप एक पेयर को बाहर लिख लो और इसके अंदर में ही ई √7 रह जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम √28 को लिखना चाहें तो 2√7 भी हम लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन क्या हम बार बार ऐसे प्राइम फैक्टर करेंगे, नहीं करेंगे। अब आप 9th में हो या 10th में हो, आपको ये सब चीजें तो आसानी से आना चाहिए। हम इसके एक बेसिक तरीका समझेंगे कि √7 है, इसका कहने का मतलब ये है कि अब जो भी सीक्वेंस होगा ना वो सब √7 में ही टूटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, इस 28 को यहाँ इस 7 लिख देना है। अब इस 7 में, क्योंकि हमको क्या पता है सबसे लिस्ट वैल्यू √7 है, तो 7 में ही सबको तोड़ना है, समझ रहे ना। तो ये 7 हम पहले से ही लिख दिया है। अब 7 में कितना से गुना करेंगे तो 28 होगा, तो 4 से हम गुना कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर मैं 63 की बात करूं तो हमको तो पता है इसको भी 7 में तोड़ना है, तो 7 में कितना से गुना करें, तो 9 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा, समझ रहे ना। अब आप ध्यान से समझिएगा, √7 का √7, इस 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे भाई, 2 लिख लोगे, और ये 7 तो रूट में ही रह जाएगा ना, तो यहाँ √7 में रह गया, ठीक है। अब आप बताइए इस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 बाहर आ गया और ये आपको 7 में ही हो गया। मतलब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे सिंपल करके लिख चुके हैं, समझ रहे ना। अब आपके पास कितने टर्म है, टोटल 3 टर्म है, देख रहे हैं ना। तो आप कैसे किसी चीज को चेक करते हैं, आप उसको चेक करते हो T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1, सही है, ऐसे आप चेक करते हो। अब इसका T3 कितना है भाई, तो 3√7 माइनस 2√7 बराबर T2 कितना है, 2√7 माइनस √7। अब 3 रूट में से 2 रूट घट जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझ में आता होगा कि कैसे हम इसको जोड़ते हैं, तो इसका मतलब है कि 3 गो √7 है, 3 गो √7 है, और में से 2 गो √7 को घटाना है, तो 1 गो √7 बच जाएगा, समझ रहे ना ऐसे। और अगर आपको ये भी अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका मतलब भाई 3√7 है और 2√7 है, तो इन दोनों से अगर हम √7 को कॉमन करते हैं तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये √7 पहले से था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि कैसे घटता है, ठीक है। तो अब हम क्या समझेंगे भाई कि 2√7 में से 1 √7 घटेगा तो 1 √7 आएगा। अब बताइए इसका डिफरेंस क्या हुआ, इसका डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस
इट इज एन एपी, और इसलिए क्या है भाई, ये एपी है। अब आपको क्या समझना है कि एक बात और इस क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये तो हम चेक कर दिए कि एपी में है कि नहीं है, एक और छोटा सा बात पूछ सकता है, पूछ देगा कि बताइए अगला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आप क्या देख रहे हो, आप इसका नेक्स्ट, अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा इसका √7 हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 कितना, तो T2 कितना है, 2√7 है, तो 2√7 माइनस √7, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1√7। अब आप एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म का मतलब होता है जस्ट प्रीवियस टर्म, मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे जस्ट प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस, समझ रहे ना। अब जस्ट मान लीजिए इसका आपको नेक्स्ट लिखना है, 63 का नेक्स्ट लिखना है, तो थोड़ा सा यहां समझना है आपको लॉजिक, कि अगर इसको हम सिंपलेस्ट किए हैं तो 3√7 हुआ है, मतलब इसका जस्ट प्रीवियस टर्म जो है भाई वो कितना है, 3√7 है, प्लस इसका डिफरेंस क्या है भाई, 1√7 है, ठीक है, 1√7 है इसका डिफरेंस। तो 3√7 और 1√7 कितना √7 हो जाएगा, 4√7 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ये ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, मान लीजिए एमसीक्यू का एक क्वेश्चन है, ऐसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना, लेकिन इसका ऑप्शन में होना भी तो चाहिए। तो ये जो ऑप्शन इसका लिखा है ना, इसके पैटर्न पर लिखा, जैसे 7 लिखा, 28 लिखा, 63, तो इसके जैसा, मतलब रूट के बाहर कोई वैल्यू इसको नहीं चाहिए, रूट के अंदर वैल्यू चाहिए। तो आपने क्या देखा कि जब हम किसी रूट के बाहर किसी नंबर को करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, उसके पेयर में से किसी एक को बाहर करना। तो ऐसे ही रूट के बाहर से किसी अंदर को भेजना है, तो जब वो अंदर जाएगा तो 2 हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको रूट में ही लिखेंगे, और ये जो 4 बाहर है इसको अगर अंदर भेजते हैं तो 4 गुने 4, और इस 7 तो पहले से था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, और 16 गुने 7 112, इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई, 112 हो जाएगा। तो मुझे अब लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले टाइप में यही सब आपको दिया मिलेगा क्वेश्चन में कि भाई सो दैट द प्रोग्रेशन इज इन एपी, राइट फर्स्ट टर्म, राइट डिफरेंस, राइट नेक्स्ट टर्म। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम पक्का बना लेंगे। और मैथ क्या कहते हैं भाई कि आप मोर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इतना आपको मानिए तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस से बिल्कुल आसान नहीं। अब मैंने आपको यहाँ 2 क्वेश्चन करवाया, आप 3-4 क्वेश्चन खुद से लगा के देखो, फिर आपको विश्वास लगेगा कि कितना आने लगा है, समझ रहे ना। जो आप इस चैप्टर से भागे जा रहे थे वो आपको एकदम आसान लगेगा, लेकिन पहले भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे ना, पहले आपको खुद से इस पर मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। तो ये आपका होमवर्क है और इसको आप जरूर एक बार सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि किसी एक को आप तोड़िएगा, किसी एक को, जैसे √18 को आप तोड़ दिए, तो √18 को जब आप तोड़े, इसका प्राइम फैक्टर किए तो 2 से 9 हो जाएगा, और 3 से भाई 3 हो जाएगा, और 3 से यहाँ 1 हो जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो कितना आ गया, 2 × 3 × 3, इसका मतलब 3 का 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। मतलब अगर हम √18 को लिखना चाहें तो 3√2 लिखेंगे, 3√2 लिखेंगे। अब आप इसमें स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 3√2 हुआ, तो ये तो हमें पता चल गया ना कि इरेशनल नंबर का जो वैल्यू है 2 है। तो अब हर क्वेश्चन को हमको 2 में तोड़ना है, एक ही तोड़ने की जरूरत होती है, समझ रहे ना। बाकी सब ऑटोमेटिक आपके थिंकिंग प्रोसेस पर आ जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ भाई 7 था, तो एक 7 था, तो इस सब को हम 7 में तोड़ दिए, क्योंकि हमको पता है 7 का इसके साथ पेयर नहीं है, ये 7 के पैटर्न पर ही लिखा गया है क्वेश्चन। तो ऐसे ही अगर इस बात को हम देखें तो √18 का मतलब 3√2 है। तो अब हमको पता चल गया ना कि जैसे एक को हम तोड़े तो हमको पता चल गया कि इसका जो अगला पैटर्न है वो 2 के पैटर्न पर लिखा गया, समझ रहे ना। तो अगर ये 2 के पैटर्न पर लिखा गया भाई, तो आप 50 को क्या लिखोगे, 2 × 25 लिखना, क्योंकि 2 तो हमको रूट के अंदर हर हाल में चाहिए ही चाहिए, तभी तो वो लिखा जाएगा, अदरवाइज वो लिखा ही नहीं जाएगा, समझ रहे ना। तो अब इसको 50 को हम 2 × 25 कर दिए। अब 25 का मतलब क्या हो गया भाई, 5 हो गया, √2 हो गया, मतलब आप 50 को क्या लिखोगे, 5√2 लिखोगे, ठीक है। वैसे 98 को आपको 2 में तोड़ना है, तो 2 × 49 लिखिएगा, ठीक है, और 49 का मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बनाओगे, और इसमें जितने भी एग्जाम्पल है आप सबको एक बार लगा के देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत आसान लगेगा। अब चलिए इस टाइप में जो ये हम पढ़ रहे हैं कि सो दैट ऐसा कीजिए, इस टाइप में सबसे जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं ना।
तो इसको समझते हैं क्या करते हैं। और देखिए भाई आप इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हर 1-2 साल के बीच में ये बोर्ड में दे ही देता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं आपको इसकी सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या लिखा है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, आपको ए एंड बी बताना है सच दैट द नंबर A9B25 फॉर्म एन एपी। यही तो सबसे बड़ा चीज है यहाँ कि ये जो भी नंबर लिखा है, हम पिछले एग्जांपल्स में क्या देखे कि यहाँ नंबर देता था 2 4 6 8 10, ये नंबर नहीं दिया, इस बार वेरिएबल दे दिया। और लेकिन लिखा क्या कि ये जो नंबर है वो एपी में है, समझ रहे ना। तो अगर ये एपी में है इसका मतलब इसका डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, इतना बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट जब कोई एपी होता है तो हम क्या करते हैं, इसका ये वाला टर्म मतलब 25, ठीक है, लास्ट टर्म है 25 माइनस उसके पहले वाला टर्म बी, उसका जो डिफरेंस होगा वो आगे वाले नंबर्स के डिफरेंस के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, b -9 लिख सकते हैं ना। उसका जो डिफरेंस होगा आगे वाले टर्म के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या भाई, 9 - a। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये एपी है तो इसको ऐसे होना पड़ेगा, तभी तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी है ही नहीं, समझ रहे ना। और ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि ये एपी में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आपको क्या समझना है कि ये टोटल 3 पार्ट है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। आप इसको इसके साथ कंपेयर करो या आप इसको इसके साथ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कंपेयर किसको करते हैं, जहां से एक वैल्यू कट जाए, जहां से क्या हो जाए भाई, एक वैल्यू कट जाए। तो इसका मतलब पहले हम इस दोनों का कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों में b एक कॉमन वैल्यू है। तो b का वैल्यू हम यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से निकाल सकते हैं। करने का हम इससे इसका भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ b है यहाँ a है, दो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। तो उस तरीके से हम चीजों को तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कोई एक वैल्यू कांस्टेंट टर्म में चाहिए, नंबर के जैसा चाहिए। और उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों को देखेंगे कि किसमें समान डाटा है, इक्वल वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 25 माइनस बी बराबर b -9। अब देखिए ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों एक तरफ होना चाहिए। तो 25 आई +9 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर है, यहाँ b, ये -b इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, +b, ठीक है। अब 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और यहाँ से 2b हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए भाई b बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और इस तरीके से b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया। अब इस b के वैल्यू को कहीं भी हम पुट कर देंगे, समझ रहे हैं ना, किसी भी दो डाटा को लेके कंपेयर करेंगे। तो फिर से अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम a और b दोनों वाला को ले रहे हैं। तो आपको पता है ना, आप इसका इसका भी कर सकते हो, इसका इसका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में करेंगे एक ही आंसर आएगा। तो चलिए हम इसका और इसका कंपेयर करते हैं। तो 25 - b बराबर 9 - a, ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एपी है। अब यहाँ देखिए b का जगह पर आप क्या लिखेंगे भाई, 25 - 17, क्योंकि b का वैल्यू 17 आया है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 - a, ठीक है। अब यहाँ से 25 में से 17 घट गया, 8 हो जाएगा। अब बराबर 9 - a हो जाएगा, ये 9 है भाई, ये आपको 9 है। अब आप क्या देख रहे हैं कि आप देखो यहाँ माइनस में a है, तो आप चाहोगे कि आपको पता है ना कोई भी वेरिएबल माइनस में नहीं रहना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस -a को ही इधर लेके आ जाओ, तो +a हो जाएगा। ये 9 पहले से था, इसको आप इधर लेके चल जाइए तो -8 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से भाई हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। और ये हम लोग a और b दोनों क्या कर लिए, निकाल लिया। अगर पूछता कि बताइए वो सीक्वेंस क्या है, ये तो पूछा सिर्फ a और b, तो इतना हमारा आंसर सही है, बन चुका है, ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूछ देता कि बताइए वो सीक्वेंस क्या है, वो सीरीज क्या है, तो आप a के जगह पर क्या लिखते भाई, 1 लिखते, 9 यहाँ पर पहले से था, b के जगह आप क्या लिखते, 17 लिखते, ठीक है, 17 और यहाँ पर 25। आपको पता है ना मैथ का खूबसूरती यही है कि आप खुद टीचर और खुद स्टूडेंट हो, क्यों, क्योंकि यहाँ सही गलत का कोई सवाल ही नहीं होता है, जो आप बनाए हो उसको खुद से आप चेक कर सकते हो, ये इतना आसान होता है। तो देखिए ये जो सीरीज आया, क्या सही में ये एपी है, तो बिल्कुल देखिए 9 और 8 का डिफरेंस कितना का भाई, 8 का। 17 और 8 का डिफरेंस कितना का, 8 का।
17 और 25 का डिफरेंस कितने का, 8 का। और हम क्या जानते हैं कि कोई भी एपी होने के लिए उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, और ये है भी। और इस तरीके से ए का और बी का हम वैल्यू क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा पूरा टाइप 1 में जितने भी तरह के एग्जाम्पल थे सबको हमने समझा। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं कि क्या होता है। हम समझेंगे कि जो एपी है उसको इस बुक में 9th और 10th लेवल तक मात्र 2 तरीके से बांटा है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हमारे पास जो एपी है इसको सिर्फ 2 ही तरीके से बांटा है, और एक को हम भाई टी एन कहेंगे। क्या कहेंगे, टी एन, नंबर ऑफ nth टर्म। क्या करेंगे, नंबर ऑफ nth टर्म, सिर्फ टर्म के बारे में डिस्कस किया। और दूसरा जो भाई है वो एस एन है, एस एन, इसका मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, इसका मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। अब देखिए ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम टीएन के बारे में समझेंगे कि आखिर ये है क्या। तो बोला क्या गया कि जैसे हम किसी भी एपी को क्या समझ रहे हैं, किसी भी एपी को हम समझ रहे हैं कि उसका पहला टर्म ए है, 2 है, तो मान लीजिए पहला टर्म ए है, जो उसके बाद वाला वैल्यू आ रहा है उसको, उसमें उसके डिफरेंस को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो ए प्लस डी, मतलब दूसरा टर्म जो है वो ए प्लस डी बन गया। उसी तरीके से हम क्या समझे कि अगर हम तीसरे टर्म की बात करें तो ए प्लस 2d हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, अभी हम लोग समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, तो इसको आप ए कह रहे हैं, इसको आप क्या कह रहे हैं भाई, ए कह रहे हैं। तो ई कैसे लिखा गया, ई दूसरा जगह कैसे लिखा गया है, तो इसका डिफरेंस आप देखो तो कितने का है, +2 का है। इसका मतलब ये जब भी 4 लिखा गया होगा, इसका मतलब इस ए में और ये जो डिफरेंस है उसको जोड़ के यहाँ लिखा गया होगा, और इसी को तो हम क्या कहते हैं भाई, डी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए इस सेकंड वाला जो T2 है वो कैसे लिखाया होगा, ए प्लस डी लिखाया होगा। अब फिर से हम क्या समझ रहे हैं कि ये वाला हमारा वैल्यू कैसे लिखाया, तो इसका जो डिफरेंस है डी है, तो यहाँ T3 कैसे लिखाया होगा, तो ए में इसका डिफरेंस जो बढ़ा, इसका डिफरेंस जो बढ़ा, पहला 1 डी था, अब कितने डी हो जाएंगे, 2 डी। तो ये एपी का एक पैटर्न है कि पहले आप ए लिखो, फिर उसमें डिफरेंस के जोड़ो, फिर उसमें डिफरेंस के दुगुने को जोड़ो, फिर उसमें डिफरेंस को तिगुने को जोड़ो, क्योंकि वो डिफरेंस ऐसे इंक्रीज होकर आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो बोला गया कि आप इसको, जैसे आप मान लीजिए T3 लिखना चाहते हो तो आप a प्लस 2d लिख रहे हैं, तो क्या हमारे पास सिर्फ T3 तक ही लिखना होगा, हम t के 100 तक भी लिख सकते हैं, t के 1 लाख तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया कि इसका कोई एक खास तरीका तो होना चाहिए लिखने का। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे भाई हम अगर T3 लिख रहे हैं तो a है, a तो रहेगा। अगर हम इस बात को समझे कि a प्लस 2d है, अगर T3 को हम लिख रहे हैं तो a प्लस 2d कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये मैं समझा चुका हूं कि शुरू वाले को a कहते हैं, इसके बाद जो होता है उसमें d जुट के लिखा जाता है, इसके बाद जो होता है उसमें दुगना d जोड़ा जाता है, क्योंकि आप यहां से यहां गए हो और यहां से यहां नहीं गए हो, आप सीधे यहां से यहां जा रहे हो, तो इस 2 से 6 तक आने में आप क्या जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। तो 4 में हम जो इसका सबसे शुरू का डिफरेंस है उसको क्या कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। तो अब डी में कितना से गुना कर दे कि 4 बन जाए, तो डी का मतलब अब 2 है, और 2 में कितना से गुना कर देंगे, तो 2 से करेंगे तभी तो ये आपको 4 बनेगा। तो इसका मतलब इस 2 का मतलब डी और इस 2 का मतलब 2, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 2d लिखते हैं। तो अगर हम कहें कि T3 का मतलब क्या हुआ भाई, a प्लस 2d हुआ। अगर मैं बात करूं T4 का क्या होगा, तो T4 का a प्लस 3d होगा, एक कम होता है, क्या होता है, 3d होगा। तो आखिर ये जनरल लिखा कैसे गया, तो इसको लिखने के लिए हम क्या समझे कि अगर हम Tn की बात करें, Tn का यहाँ कोई भी टर्म हो सकता है, T3 हो सकता है, T100 हो सकता है, T1000 हो सकता है, तो इन सभी चीजों को हम देख के नोटिस कर रहे हैं कि ए में कोई बदलाव नहीं, ए का ए है और ये प्लस का प्लस भी है। लेकिन जब अगला टर्म लिखा जा रहा है, जो हमारा आगे का टर्म लिखा जा रहा है, वो उस वैल्यू से एक कम लिखा जा रहा है। जैसे अगर हम 3 लिख रहे हैं तो यहाँ 2d लिख रहे हैं, जैसे यहाँ हम 4 लिख रहे हैं तो यहाँ 3d लिख रहे हैं, जैसे यहाँ हम 5 लिख रहे हैं तो 4d लिख रहे हैं। तो ऐसे ही इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक कम कर रहे हैं ना, और यही वाला तो n है, यही वाला तो 3 है, तो यहाँ पर इस 3 से एक ही कम जा रहा है। अब इसको हम n कह रहे हैं, अब इसको हम क्या करें भाई, n कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे n, उससे एक कम करने के लिए एक माइनस करेंगे,
और इस तरीके से लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। तो अब हम समझे कि हमारे पास टीएन निकालने का जो तरीका हुआ वो क्या हुआ भाई, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये बात आपको समझने की जरूरत है। देखिए भाई, आप याद कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर सकते हो, लेकिन मैथ याद करने का चीज नहीं है, समझने का चीज है कि आखिर ये बना कैसे है। तब तो आप इसके आंसर को खुद से चेक कर सकते हो, तब तो आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि आखिर ये लिख क्या रहा है, हो क्यों ऐसा रहा है। ये मैथ की खूबसूरती है। आपको हर क्लास में ऐसा मिल जाएगा कि चलो भाई याद कर लो इसको, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या फायदा है जब हम इसके मैथ का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्या मतलब है। तो हम इस क्लास में बिल्कुल ये, किसी भी क्लास में हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे कि किसी भी मैथ को हम याद कर लें, हम उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि आखिर ये बन कैसे रहा। तो अब आपको पता चला होगा ना कि टीएन का फॉर्मूला क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि T4 लिखा गया, तो T4 का मतलब क्या, इस 4 से ये कम है तो ये का ए रहेगा, ठीक है भाई, ये का ए रहेगा, प्लस का प्लस रहेगा, और इसी को तो हम क्या कह रहे हैं, एन कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, एन कह रहे हैं। तो अगर इसको हम एन कह रहे हैं तो यहाँ एन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डी हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, टीएन बन गया। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं अब वो हम समझेंगे, ठीक है। अब चलिए जो हम समझे उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। देखिए भाई, हमने क्या समझा कि हमारे पास जो टीएन है इसका रिजल्ट जो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैथ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेन रूल क्या कहता है कि आप उस टॉपिक में जितने टर्म है उससे एक कम टर्म आपके पास नहीं होना चाहिए, बाकी सारे वैल्यू होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें ये जो पूरा फॉर्मूला बना वो किस पर बना, एक टीएन है, एक ए है, एक एन है और एक ए डी है। इसका मतलब क्या है भाई, तो अगर हम समझे तो टीएन का मतलब लास्ट टर्म होता है। क्या आपको समझना है, लास्ट टर्म होता है। ये बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अंतिम में जो दिया रहता है। मैं आपको अभी सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि कितना ये आसान है। ध्यान से केवल सुनते चलिए। ए का मतलब तो आप जानते हो, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है। इसका मतलब नंबर होता है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, नंबर कहेंगे कि कै गो टर्म है, नंबर, समझ रहे ना। और डी का मतलब आपको पता है डिफरेंस होता है। क्या होता है भाई, डिफरेंस। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसी बात को बार बार चैप्टर में घुमा घुमा के आपको लिखते रहेगा। जैसे अगर हम कहें कि भाई 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट, आपसे कह दिया 10th 10वां प्लेस पर कौन आएगा। अगर ये कोई एपी है जिसका पहला प्लेस पर 2 है, दूसरा प्लेस पर 4 है, तीसरा पर 6 है, तो 10वां नंबर पर कौन आएगा। तो आखिर इस क्वेश्चन में अगर कुछ आपसे पूछ रहा है तो अब तो ठीक है, नहीं भी पूछ रहा है तो आपको पता हो चुका है कि ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो 10वां प्लेस पर जो आएगा वो इसका आंसर हो। तो भाई इस क्वेश्चन में पहले गिवन क्या कर दिया, तो अगर हम समझें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है उसमें ए दे रखा है, उसी तरह से अगर ये दिया तो इसका मतलब डी भी दे दिया, क्योंकि T2 में से T1 को घटा लेंगे तो डी भी हमारे पास है। अगर उसी तरीके से हम देखें तो यही वाला, तो देखिए समझिएगा, जहां ऐसा TH लिखा रहता है ना तो उसी को हम ये कहते हैं, जहां TH लिखा रहता है उसी को हम N कहते हैं। यही वाला वो N है, समझ रहे ना, जो कि यहां पर आपको रखना होता है, समझ रहे ना। यही वाला ये जो N है ना, ये प्लेस को बताता है, नंबर को बताता है कि आखिर इस प्लेस पर कौन होगा, इस जगह पर कौन सा होगा, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये एन का वैल्यू दे दिया। तो अब तो क्लियर है ना कि एक ही चीज हमारे पास बचा और वो कौन है, टीएन है। इसका मतलब टीएन हमको निकालना है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें इसी पैटर्न में कि 2 है, 4 है, 6 है, डॉट डॉट डॉट, 100 है, 100 है, यहाँ पर टीएच नहीं लगाया, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन किया भाई, तो इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू वो दे रखा है, डी का भी वैल्यू दे रखा है, लेकिन क्या इसमें ये आपको दिया कहीं पर टीएच लगाया, तो टीएच नहीं लगाया, इस सबसे अंतिम वाला वैल्यू दे दिया। इसका मतलब अंतिम वाले वैल्यू को ही तो हम टीएन कहते हैं। अभी तो हम समझे कि ये जो टीएन होता है इसको हम लास्ट वाला वैल्यू कहते हैं। तो जो लास्ट वाला वैल्यू होता है उसको ही आपको क्या कहना है भाई, टीएन कहना है। और जब ए दे दिया, डी दे दिया और टीएन दे दिया, और ये मेनली 4 चीज से मिलकर बना ही है, तो जो एक बच गया वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कौन बच गया भाई, एन पूछ गया।
मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये आपको यहाँ से पूछ लेगा। तो आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि कैसे हम इस चीज को देखें। और एक छोटा सा बात समझिए, देखिए भाई ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीरीज है, तो सीरीज है तो आपके पास ए भी हो गया, आपके पास डी भी हो जाएगा, क्योंकि T2 में से T1 को घटा लेंगे तो डी भी निकल जाएगा। कभी कभी आपको ऐसे भी सवाल पूछेंगे, कुछ नया नहीं है, सब चीजें इसी पर चलते रहेगा। जैसे कह दिया आपको ए भी नहीं दिया और आपको डी भी नहीं दिया, मतलब कहने का कि कोई सीरीज नहीं दिया, सीरीज दिया ही नहीं, 2 4 6 8 10 √2 ऐसा कुछ दिया ही नहीं, और बोल दिया कि बताइए भाई पांचवा टर्म क्या होगा। तो ठीक है, किसी भी टर्म को निकालने का हमारे पास मेथड पता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अगर ये दिया हुआ है तब तो ये क्वेश्चन इजी है, अगर ये भी दिया हुआ है, लास्ट वैल्यू भी दिया है, तब भी आसान है। लेकिन कभी कभी ये ऐसा भी करेगा कि ए भी नहीं देगा, डी भी नहीं देगा, सीधे पूछ दिया कि फाइंड फाइंड फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म क्या होगा। तो ठीक है भाई, हमको कह रहा है कि टी एन बराबर इसमें जो एन है इसका पांचवा जगह बताना है। तो सबका तो यही होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, T5, इसका मतलब ए है आपके पास नहीं है, तो ए का ए लिखोगे, प्लस एन, एन है ना आपके पास, इसी को तो एन कहते हैं, तो ये 5 माइनस 1, और डी आपके पास है नहीं है, तो हम क्या कहेंगे भाई, ए प्लस 4D कहेंगे, और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, T5 का वैल्यू। तो इसी तरीके से दुनिया में किसी भी टर्म का वैल्यू आपसे पूछेगा तो आप ऐसे डायरेक्ट भी उसको बोल सकते हो। जैसे पूछ दिया कि T100 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब a प्लस 99D होगा। ये कब होगा, जब आपके पास a और d दोनों में से कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, कि पूछ रहा है कि बताइए भाई इसका 10वां प्लेस क्या होगा, तो आपको पता है ना Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a के जगह आप क्या लिखोगे भाई, 2 लिखोगे, प्लस n के जगह क्या लिखोगे, 10 लिखोगे, माइनस d के जगह क्या लिखोगे, 4 में से 2 घटा 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटा 9 और गुना 2। अब पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग गुना कर लेते हैं, तो 9 दूना 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। मतलब अगर हम यहाँ से बढ़ते बढ़ते 10वें नंबर पर जाएंगे तो वहां पर जो लिखा हुआ नंबर हमको मिलेगा वो कौन हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है। अब ये कह रहा है कि ऐसे ही हम, जैसे पहला प्लेस पर 2 है, दूसरा पर 4 है, 6 है, तो आखिर बताइए 100 जो है कौन से जगह पर है। तो इसका भी हमको पता है, चारों में से कोई एगो मिसिंग है, जो कि ये n मिसिंग है। तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब की बार ये दिया हुआ है तो आप यहाँ 100 लिखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, n के जगह n माइनस 1 और d के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन एक सही अप्रोच का होना कैलकुलेशन में बहुत जरूरी है। आप चाहो तो इस 2 से इसको गुना भी कर सकते हो, लेकिन रूल आप क्या जानते हैं कि जब आपके पास कोई वैल्यू है तो आप उसको सिर्फ गुना नहीं करोगे, ठीक है, आप उसके जितने भी कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर दिए, इससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मतलब जो भी कांस्टेंट सबको एक तरफ करना होता है, समझ रहे ना। तो हम इसको 100 का 100 लिखते हैं, प्लस 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई माइनस 2, यहाँ क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 2 बच गया। अब 100 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 2 रह गया। अब आप देखो ये गुना में है तो ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इस 2 से इसको हम क्या कर लेंगे, कट लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, और अगर हम समझे तो n बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें 2 4 6 डॉट 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 100 तक हम जाते हैं तो 100 जो है ना 50वां जगह पर मिलेगा हमको, समझ रहे हैं ना। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर सीधे आपसे पूछे कि ए भी हम नहीं दिए हैं, डी भी आपके पास नहीं है, और पूछ दिया कि 50वां टर्म क्या है, तो आप क्या लिखोगे, a प्लस 49D लिखोगे, यही जवाब है। जब आपके पास a नहीं है, d नहीं है, तो सीधे a प्लस 49D लिखेंगे। लेकिन जब आपके पास a और d होगा, इसका मतलब आपके पास कोई एक सीरीज होगा, तो आपको वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप Tn में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इतना जरूर आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका यूज कब होगा। इसका यूज हर जगह होगा, लेकिन जब a और d होगा तो इसका प्रॉपर यूज होगा। जब a और d नहीं रहेगा तो खाली आपके पास n का वैल्यू रहेगा। आपके पास किसका वैल्यू रहेगा बाबू, n का वैल्यू रहेगा। तो इसका मतलब a आपके पास नहीं है, d भी नहीं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह सिर्फ आपको जो रहेगा वो लिख देंगे। ऐसे इसका बहुत यूज होने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए 2 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे हैं और इसको हर तरीके से हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ठीक है।
अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रखते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ क्या लिखा है भाई कि फाइंड द nth टर्म लिखा है, nth टर्म। अब मैंने आपको समझाया ना कि हमारे पास nth टर्म लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी nth टर्म है। अगर मैं बोलूं कि Tn इज इक्वल टू a प्लस 5d, ये भी nth टर्म ही है। लेकिन ये कब लिखा गया? जब आपके पास a और d नहीं था तब लिखा गया। लेकिन ये कब लिखा जाता है? जब आपके पास a हो, n हो, d हो, ये तीनों में से कोई भी रहता है, तीनों रहता है, तब इस तरह से हम लिखते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया 6 nth टर्म, मतलब 6 टर्म ऑफ सीरीज या 6 टर्म ऑफ एपी, ये इसका मतलब। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछा है कि बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। अब इस बात को हम समझ रहे हैं भाई कि इसका nth टर्म हमें लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? 16 टर्म। बताइए 16वां टर्म क्या होगा अगर ये एपी है तो अगर हम इस चीज का सॉल्यूशन करें तो हम समझ रहे हैं कि Tn का मतलब क्या होता है भाई? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको होता है। तो अगर हम समझे तो हमारे पास Tn बराबर ये होता है, ठीक है। अब आप देखो आपके पास किसका वैल्यू है? a है, तो a की जगह आप क्या लिखोगे? 3 प्लस है भाई, प्लस n क्या आपके पास है? नहीं है, इसी का Tn लिखना है। ये तो 16वां टर्म है ही, हम नेक्स्ट टाइम 16वां इसका वैल्यू लिखेंगे। लेकिन फिलहाल ये कह रहे कि इसका nth टर्म बताइए, मतलब n के फॉर्म में इसका आंसर देना है। तो आपके पास a है, आपके पास n नहीं है, -1, आपके पास d भी है। d हम किसको कहते हैं? t2 माइनस t1, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास d भी है, ठीक है। d के जगह हम 2 लिख दिए। अब आपको पता चल रहा है d कैसे लिखा जाता है? t2 माइनस t1 लिखा जाता है। और इस तरीके से भाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 प्लस, आपको पता है ना ये ब्रैकेट कब खुलेगा? जब इस 2 से इसके साथ गुना कर लेंगे, तो 2 इंटू एन कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं समझू तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा भाई? 2n। आप ऐसा करो 1 प्लस 2n भी सही है, लेकिन n वाला पहले लिख लो, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 2n प्लस 1, और ये हमारा क्या आ गया? Tn आ गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताइए इसका nth टर्म क्या होगा, कि इस n के जगह आप कुछ भी रखो तो वो इस एपी का सही सही आंसर दे सके। समझ रहा ना? तो इसका nth टर्म क्या हो गया? ये हो गया, क्लियर है। अब कह रहा है कि इसका 16वां टर्म बताइए। सेकंड नंबर में क्या पूछा है? 16th टर्म बताइए, 16 टर्म। तो आपको पता है ना कि nth टर्म ये वाला है। आपको ये भी समझना है कि आप चाहो तो इससे 16वां टर्म निकालो या इससे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूँ। आपके पास Tn का वैल्यू तो आ चुका है, तो आप यहाँ T16, क्योंकि फर्स्ट में हम समझाए हैं कि ये जो n होता है यही वो नंबर होता है जिसके बारे में पूछता है। तो 16 के बारे में पूछ रहा है, तो इस n के जगह पर क्या लिखा जाएगा? 16 लिखा जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास इसका रिजल्ट क्या था? 2n प्लस 1 का। अब ये n के जगह हम कितना लिख लेंगे भाई? 16 लिख लेंगे, प्लस 1, और 16 दूना 32, और प्लस 1 कितना? 33। ये इसका क्या हो गया? जवाब। तो मेरा कहना है कि अगर मान लीजिए ये nth टर्म नहीं पूछता, अगर nth टर्म नहीं पूछता, सीधे सीधे पूछ देता फाइंड द 16 टर्म्स, तो इसका जरूरत नहीं होता, हम n के जगह डायरेक्ट 16 को लिख देते। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये पूछ रहा है कि nth टर्म भी बताना है, मतलब n के रूप में भी Tn बताना है, ये इसका कहने का मतलब है। इसलिए ये एक्स्ट्रा करना पड़ा, ठीक है। आप इसको समझिएगा, सेकंड तरीका समझिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इसी का रिजल्ट है, इस एपी का ही रिजल्ट है। अगर ये नहीं पूछता तो डायरेक्ट हम निकाल सकते थे, इसी का सेकंड मेथड। डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं? अब देखिए आपके पास यही वाला वो एपी है ना, तो यही वाला एपी है, मतलब 3 है, 5 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। इसका 16th नंबर का वैल्यू बताना है, 16वां वैल्यू बताना है। हमको पता है 33 है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह आप 3 लिखोगे, प्लस ए के जगह 16 लिखोगे, माइनस डी के जगह 5 में से 3 गया 2,
अब यहाँ से 3, यहाँ से कितना देगा भाई 15 गुना 2, 3 प्लस 30 मतलब कितना 33। देखिए तब भी आपको क्या आया जवाब 33। लेकिन हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ nth टर्म कह रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब भी क्वेश्चन में nth टर्म पूछे, इसका मतलब आप a का यूज करेंगे, d का यूज करेंगे, लेकिन n के जगह कुछ नहीं, n ही लिखेंगे, n के जगह एज इट इज n ही लिखेंगे। इसी का मतलब होता है nth टर्म। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, एग्जांपल नंबर 3, ये सीधा सीधी पूछ रहा है कि बताइए 105वां टर्म क्या होगा, 105th टर्म क्या होगा। ये तो आपसे nth टर्म नहीं पूछा, तो सिर्फ आप डायरेक्ट पता है आप कैसे निकालते हो। ठीक है, आप निकालते हो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका 105वां मतलब n के जगह क्या है, n के जगह आप क्या लिखेगा 105 लिखेगा, a आपके पास है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। a का वैल्यू कितना भाई 4 है, d का मतलब आप क्या जानते हो t2 माइनस t1 जानते हो। अब t2 कितना ये वाला है, तो 4 2 जा 8 और 1 9, 9/2 माइनस यहाँ पर क्या है भाई 4 है, तो 4/1। और इस तरीके से हमारे पास जवाब क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, कितना बच गया भाई 1/2 आ। तो अब आप देखो डी आपके पास है, ए भी आपके पास है और एन भी आपके पास है, वो कितना है 105 है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में रखो, आपको पता चल जाएगा कि ये हम बढ़ते हुए जाएंगे 105 प्लेस पर, तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, कौन सा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई टी एन इज इक्वल टू ए की जगह आप क्या लिखोगे 4 प्लस एन की जगह क्या लिखोगे 105 माइनस 1, डी की जगह आप क्या लिखोगे 1/2 लिखोगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मेरा कहना सिर्फ यही है कि अगर आपसे nth टर्म पूछेगा तब आप n के जगह n लिखोगे, a का भी यूज करोगे, d का भी यूज करोगे। ठीक है, लेकिन आपसे nth टर्म नहीं पूछे, डायरेक्ट आपसे पूछ दे, तो आप n का वैल्यू आपके पास देता है, आप n के जगह उस वैल्यू को क्या कर लेंगे भाई, पुट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से क्या हो जाएगा भाई 4 का 4 प्लस 105 में से एक घट गया 104 गुना 1/2, और ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 4 दूना 8, 5 चौके 20, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। कहने का मतलब हुआ कि आप इस एपी में 105 टर्म तक जाएंगे तो आपके पास जवाब कितना मिल जाएगा 208 मिल जाएगा। इतना दूर क्लियर है। हम लोग अभी सीखे थे कि चेक कैसे करते हैं, फिर टर्म कैसे निकालते हैं, अब हम सीखें कि टीएन का कब कैसे यूज होगा। ठीक है, अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो थोड़ा एक टाइप का है, मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश कर लेना, फिर भी नहीं बनेगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं पक्का एक्सप्लेन करूंगा, समझ रहे ना। और मजा आ रहा है भाई तो लाइक करते रहना है। ठीक है, लाइक करना आपको नहीं भूलना है, शेयर भी आप अपने दोस्तों के साथ कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए भाई ये क्या लिखा है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एपी, मैंने आपको समझाया ना कि देखिए जब आपको सीधा सीधी लिख दे 9th टर्म या कुछ भी 8th टर्म, ऐसा कुछ भी लिखता है, इसका मतलब क्या होता है भाई a प्लस 8d होता है, एक कम होता है। आपको 7th टर्म अगर मान लीजिए लिख दिया 7th टर्म, इसका मतलब a प्लस 6d होता है। समझ रहे मेरी बात, क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखा है इफ द nth टर्म, इफ द nth टर्म, समझ रहे ना। nth टर्म का मतलब मैंने आपको समझाया कि tn जहां n के फॉर्म में, n फॉर्म ऑफ n, फॉर्म ऑफ n के फॉर्म में tn होना चाहिए। अब जैसे जैसे कहने का मतलब ये आपको ऐसे समझना है कि a प्लस 2n होना चाहिए, या कुछ भी मान लीजिए 1 प्लस 2n होना चाहिए, 3n प्लस 1 होना चाहिए, 4n सिर्फ होना चाहिए, 2n माइनस 1 होना, मतलब n के जैसा होना चाहिए। nth टर्म मतलब जस्ट अभी हम एग्जांपल में समझे थे कि nth टर्म का मतलब क्या था, n होगा, n होगा, समझ रहे ना nth टर्म। तो यहाँ क्या लिखा भाई nth टर्म ऑफ AP इज 5n माइनस 2। कहने का मतलब है कि जो इसका tn है वो 5n माइनस 2 है, मतलब यहाँ पर n है। ठीक है, अब क्या लिख रहा है, कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म बताइए। फर्स्ट टर्म का मतलब आप क्या समझते हो, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है t1। तो यहाँ n के जगह पर आपको क्या लिखना है भाई 1 लिखना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म बोला है। तो अब हम समझ रहे हैं ना कि t1 बराबर
5 इंटू 1 प्लस सॉरी 5 इंटू 1 माइनस 2 होगा, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा भाई 5 माइनस 2, और यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा 3। और इस तरीके से जो हमारे पास फर्स्ट टर्म हुआ वो कितना हो गया भाई 3 हो। ये इसका कहने का मतलब है। अब क्या लिखा है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, और आपको पता है ना कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास ए और नया दूसरा टर्म दोनों होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम d की बात करें तो d बराबर क्या होता है भाई t2 माइनस t1 होता है। आपके पास a तो है, क्या आपके पास d है? नहीं है। तो आप समझो यहां से t2 निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, ये nth टर्म है हमारे पास, तो 5n माइनस 2, यहाँ 5 इंटू 2 माइनस 2। अब यहाँ क्या हो जाए भाई 10 माइनस 2 और ये 8 हो जाए, तो t2 हमारे पास आ गया। अब डिफरेंस के लिए हमारे पास दो वैल्यू भी काफी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 8 माइनस t1 कितना भाई 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3, और इस तरह से जवाब हमारा कितना हो जाएगा 5। अब क्या लिखा है, बोल रहा है 19th टर्म बताइए, 19वां टर्म बताइए। तो देखिए आप इस ए और डी के मदद से भी निकाल सकते हो, लेकिन क्यों उसका इतना ज्यादा यूज करना जब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा था जवाब, फर्स्ट नंबर, ये हमारा क्या हो गया भाई सेकंड नंबर। अब कह रहा है थर्ड नंबर में कि 19वां टर्म बताइए, 19th टर्म बताइए। तो इसका tn का वैल्यू क्या दिया है, tn का वैल्यू है 5n माइनस 2। अब 5 n के जगह आप क्या लिखिएगा 19 माइनस 2, 19 5 95 माइनस 2, और इस तरीके से जवाब आपको क्या हो जाएगा भाई 93 हो जाएगा। समझ रहे ना। तो आप ऐसे आसानी से, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एपी कितना आसान है। बस एक ही बात पर तो बार बार क्वेश्चन घूम रहा है कि कभी टीएन का यूज करके ए और डी दिया रहेगा और एन दिया रहेगा तो टीएन हम निकाल लेंगे, कभी कभी वो एन के फॉर्म में ही दे देता है। और एन के फॉर्म में कहने का मतलब क्या कि वो एन के जगह पर कुछ नहीं लिखा, एन के जगह पर कुछ नहीं लिखा, एन के जगह पर एन ही लिखा, और इस तरीके से जो हमारा फॉर्मेट तैयार होता है वो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, n, n माइनस 2, n माइनस 3 ऐसा है। समझ रहे ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए भाई ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हम क्वेश्चन देख रहे थे जहां पर सीरीज दे रहा था 2 4 6 रूट 7 रूट 28 ऐसा कुछ दे रहा था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जब भाई हमारे पास a का वैल्यू नहीं दिया हो, d का भी वैल्यू नहीं दिया हो, और सिर्फ n का वैल्यू गिवन हो, सिर्फ n का वैल्यू गिवन हो, तो अगर आपसे tn पूछेगा तो आप क्या करोगे, आप जितना भी n का जगह पर पूछे, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर पूछ दिया t10 के बारे में, तो आप क्या लिखोगे a प्लस 9d लिखोगे, क्योंकि फॉर्मूला तो वही होता है ना tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह तो कुछ नहीं है तो a का a, यहाँ पर 10वां टर्म पूछ रहा है तो 10 माइनस 1 और डी का डी, और यहाँ से a और यहाँ पर क्या होता है भाई 9। तो ऐसे हम समझ रहे हैं कि a15 अगर पूछ दिया t15 क्या होगा तो आप क्या बताओगे a प्लस 14d, t100 क्या होगा तो a प्लस 99d, t50 क्या होगा तो a प्लस 49d। आपको ये बात समझना है। तो जब आपके पास ये कब ऐसा करेंगे, जब आपके पास a और d नहीं होगा, कोई सीरीज ही नहीं है, कोई सीक्वेंस ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको वही है। और एक बात समझना है कि जब a और d नहीं होगा तो वो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में चला जाता है, ठीक है। बहुत आसान है, परेशान मत होइए, सब चीज हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। आप सिर्फ मन लगा के पढ़ते रहो, आप कॉपी पेन लेके इसका फेयर भी बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है। एक दो बार इसका प्रैक्टिस करो, फिर आप देखना कितना इजी आपको लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो आगे समझते हैं क्या लिखा है भाई। अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ लिखा है कि इफ द सेवेंथ टर्म, कह रहा है कि अगर 7वां टर्म ऑफ एपी, कोई भी दुनिया का एपी होगा, लेकिन 7वां टर्म जो उसका होगा, सेवेंथ टर्म जो होगा उसका, वो क्या होगा भाई, वो a प्लस 6d होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि जो उसका 7वां टर्म है, इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 1/9, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 1/9 के बराबर है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भाई, a प्लस 6d बराबर 1/9, और ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या लिखा है, इफ एंड इट्स 9th टर्म, तो अब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 9th टर्म मतलब क्या, a प्लस 8d बराबर कितना है भाई, 9th टर्म 1/7 है, और ये इक्वेशन नंबर आपको क्या हो गया, सेकंड हो। तब बोल रहा है कि आप इसका 63वां टर्म बताइए, 63वां,
63 नंबर पर क्या होगा। तो आप समझ रहे हो कि 63वां जो होगा a प्लस 62d होगा, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछ रहा है कि a प्लस 62d लिखना है, वो आपसे पूछ रहा है कि उसका नंबर एडजस्ट क्या होगा, मतलब 63वें जगह पर क्या होगा, 200 होगा, 500 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, क्या होगा, ये बताना है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन दिया है इसके मदद से हम a और d निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आप जानते हो लीनियर इक्वेशन कैसे बनता है। तो अब आप देखो, पहले तो हमें क्या करना होता है, किसी एक को काटना होता है। कैसे काटते हैं भाई, जब वो सेम वैल्यू होता है तो काटते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर आप देखो तो ए को अगर काटना चाहते तो ए, ये तो दोनों सेम है ना, एडजेक्ट सेम, एडजेक्ट क्या है भाई, सेम। ठीक है, थोड़ा सा इस बात को भी हम अलग से समझते हैं। देखिए, जैसे अगर आपसे कह दे कि x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस 2y बराबर 3, और कह दिया आपको कि इसमें x y का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक को काटेंगे। तो जरूरी ऐसा नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वही काटेंगे तभी आंसर आएगा, आप किसी को भी काट सकते हो। आप सपोज दैट मानिए अभी आप x को काटना चाह रहे हैं, तो रूल क्या कहता है भाई, रूल कहता है कि अगर उसका वैल्यू सेम हो और साइन भी सेम हो, वैल्यू सेम, वैल्यू सेम, ठीक है, साइन सेम, साइन सेम, ठीक है, तब हम क्या करते हैं इक्वेशन को, तब इक्वेशन को हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कहता है कि वैल्यू सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम हो और अपोजिट साइन हो, अपोजिट साइन, मतलब एगो प्लस एगो माइनस, तब उस इक्वेशन को हम क्या करेंगे भाई, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप अगर x को काटना चाह रहे हो, x को काटना चाह रहे हो, तो यहाँ x का वैल्यू तो सेम है, यही ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो वैल्यू सेम और साइन भी सेम है। तो आप क्या करोगे भाई, इक्वेशन को घटाओगे, तो घटाओगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है। आप ऐसा करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि x को ही हम हमेशा काटें, हम कभी y को भी काट सकते हैं। अब अगर हम x को काट रहे हैं तो ये x तो खत्म हो गया, अब यहाँ प्लस 2y और 1y, कितना y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटेगा, कितना होगा भाई, 2, और इस तरीके से y बराबर 2/3 आ। लेकिन ये आप y को भी काटेंगे तब भी जवाब सेम आएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर भाई हम कहें कि x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस 2y बराबर 3, तो आपको करना क्या होता है, मैंने क्या बोला कि वैल्यू सेम होना चाहिए, वैल्यू डिफरेंट नहीं चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। अब सपोज दैट आप y को काटना चाह रहे हैं, तो यहाँ 2y है, 2y है, यहाँ तो एक ही y है ना, तो इसको पहले आप 2 बनाओ ना। तो कैसे बनेगा भाई, आप इसमें 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुना x 2x, 2 गुना y 2y, और यहाँ पर 10। अब यहाँ से क्या, इसमें तो आप कुछ भी नहीं किए हो दूसरे वाले में, तो आप इसको ऐसे ही लिख दो, और यहाँ पर 3। अब आप देखिए, इसका वैल्यू सेम हो गया है और इसका साइन क्या है, उल्टा है। तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड, ऐड इक्वेशन। अब देखिए भाई, ऐड करने में साइन नहीं बदलना होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन हम बदलते हैं, समझ रहे ना। ऐड तो एज इट इज रहेगा, तो प्लस 2y में माइनस 2y जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझ रहे ना। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आप जिसको भी काटना चाह रहे हैं उसका वैल्यू पक्का सेम होना चाहिए, और अगर उसका साइन सेम है तो उसको हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। लेकिन साइन अगर डिफरेंट है, अपोजिट है, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब आपको समझ में आया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप x को काटो कि y को काटो, आप किसी को भी काट सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको एक्स्ट्रा, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये आप समझिएगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम इसमें से सपोज ए को ही काट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी काट सकते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। तो आप देखो यहाँ पर ये p प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों आपको क्या है, प्लस है। तो जब दोनों प्लस है तो आप क्या करोगे, इक्वेशन को ऐड करोगे। तो आप लिखो यहाँ पर ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7, और ये हमारे पास। सब्ट्रैक्ट करने में हम क्या करते हैं, इसको माइनस में बदल देते हैं, अगर ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर कोई साइन नहीं, प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ भी प्लस है माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो प्लस 6d में माइनस 8d घटेगा, क्योंकि बीच वाला साइन खत्म हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो माइनस 2d बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, अगर आपको नहीं आ रहा है तो लिख के कर लीजिए। तो 1/9 घटा 1/7,
ऐसे अलग लिख के कर लीजिए, आसान लगेगा आपको, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 9 साते 63, 7 7 नवा 63, 9 और -2/63। अगर हम देखें तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -2/63। -2 से -2 कट जाएगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा भाई, 1/63। ये हमारा जवाब, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डी का वैल्यू है। अब आप ए का भी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो ए का आप वैल्यू निकालो तो क्या लिखोगे भाई, पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी एक इक्वेशन में हम डी के वैल्यू को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9। अब a के जगह a रहेगा, d के जगह क्या होगा भाई, 6 का 6, d के आप कितना निकाले हो, 1/63 बराबर कितना भाई, 1/9। सही है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो a प्लस 2/21 बराबर 1/9। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 63 हो जाएगा, 9 साते 63, 21 63, 3 दूना 6। और आप देख रहे हैं ना कि a का भी वैल्यू जो आ गया 7 में से 6 घटा 1/63 ही आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, a और d दोनों हमारा सेम आ गया। अब आपसे पूछ रहा है 63वां टर्म क्या होगा, तो आप क्या समझते हो, 63 टर्म इज इक्वल टू 63 टर्म का मतलब होता है a प्लस 62d होता है, इसका मतलब होता है a प्लस 62d। क्लियर है। अब a का वैल्यू आपके पास क्या है, 1/63 प्लस 62 गुने 1/63, ये कितना आ जाए भाई, 1/62, 62/63। अब यहाँ से ये 63 है, अब 63 एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस 62 और यहाँ से 63/63 और ये कट के कितना जवाब आ गया, 1। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। कुछ और एग्जांपल हम समझते हैं, तो चलिए अगले एग्जांपल को समझते हैं। देखिए भाई, ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सब पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा था, सम ऑफ 4th एंड 8th। मैंने आपको समझा रखा है कि जब a और d नहीं रहता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो आप 4th टर्म का मतलब क्या समझ रहे हैं, a प्लस 3d समझ रहे हैं। सम लिखा है, सम चौथे और 8वें टर्म का जो सम है वो 24 है, ऐसा लिखा है। तो चौथा टर्म, ठीक है भाई, प्लस 8वां टर्म मतलब a प्लस 7d, ये दोनों का जो सम है वो कितना भाई, 24 है। ये दोनों का जो सम है वो कितना भाई, 24 है। क्लियर है, समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, तो a का a प्लस 3d का 3d प्लस a का a 7d अब बराबर 24। यहाँ से a और a कितना हो जाएगा, 2a, 3 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 10d अब बराबर 24। इन दोनों से 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 5d बराबर कितना है भाई, 24। ये 2 से कट जाएगा तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, और ये इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ इट्स 6th एंड 10th, कह रहा है कि इसके छठे और 10वें टर्म का जो वैल्यू है वो 44 है। तो इसका मतलब क्या, अगेन हम समझ रहे हैं, कह रहा है कि छठा मतलब a प्लस 5d प्लस 10th मतलब a प्लस 9d बराबर कितना भाई, 44। अब a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 5 9 14d और इज इक्वल टू कितना, 44। 2 कॉमन करेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 22, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा, सेकंड। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। अब आपको a और d यहां से निकालना है, तो आप क्या करते हो, आप काटते हो, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, और यहाँ पर a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना भाई, 22 है। आप ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो, इक्वेशन 1 और 2 को देखते हो, किसको काटना है। मान लीजिए a को काटना है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। साइन क्या है भाई, साइन भी सेम है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है भाई। तो घटाव के दौरान इसके साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, तो 5 में से 7 घटा कितना, -2d
12 में से 10 घटा -10, ठीक है। और इस तरीके से 2 से इसको काट लेंगे, d बराबर कितना आ जाएगा भाई, d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और ये हमारे पास d का वैल्यू आया। अब इस d को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके a निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a का a प्लस 5, d की जगह कितना हो जाएगा भाई 12, सॉरी d की जगह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू 12, a बराबर कितना हो जाएगा 12, 5 5 25 इधर, तो कितना हो जाएगा -13 a का वैल्यू आ गया। अब आपके पास a और d है तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अब ये लिखा है कि फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, अगला 3 टर्म बताना है। तो अगर मैं देखूं तो a के जगह क्या है भाई 13, अब अगला कैसे लिखता है, इसी में तो इसको जोड़ा जाता है, नेक्स्ट टर्म कैसे लिखते हैं, तो a में d को जोड़ेंगे तो -13 में 5 जोड़ देंगे, -13 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई -8 हो जाएगा, तो 1 लिख लिया। अगला बताइए, -8 में 5 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। अगला बताइए, ठीक है, तो -3 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, किसको, 5 को जोड़ते हैं, तो अब क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा हम टर्म क्या कर चुके भाई, निकाल चुके हैं। और यही क्वेश्चन में क्या कर रहा था, पूछ रहा था। समझ रहे ना। अब आपको चीजें आसान लग रहा होगा। अब एक इस एग्जांपल को देखिए, क्या लिखा है, विच टर्म। अब ये आपको, अब इतना देर में तो आपको ये सब बात समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है। कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का 81 है, 81 है। अगर हम बढ़ते जाएंगे तो कौन सी जगह पर 81 मिल जाएगा, इसका कहने का मतलब ये। तो अब आप समझ रहे हो ना कि आपके पास a का वैल्यू 5 दे रखा है, आपके पास d का भी वैल्यू है t2 माइनस t1, अब 9 माइनस 5 मतलब कितना भाई 4, d का भी वैल्यू है। और आपको tn का वैल्यू दिया है, tn का, क्योंकि वो लास्ट दिया है 81 चाहिए, मतलब अंतिम वैल्यू 81 है। तो किसको नहीं दिया, तो n का वैल्यू नहीं दिया। अब हम जानते हैं कि चारों में से कोई भी एक नहीं होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है भाई, वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब a के जगह आप क्या लिखोगे 5 प्लस n का n माइनस का माइनस, d के जगह आप क्या लिखेगा 4 और tn के जगह आप क्या लिखेगा 81। ये सज चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको समझाया था कि देखिए भाई, आप इसको गुना उना नहीं कीजिएगा, सीधे आप वो भी जो भी नंबर है उसको सबको अपोजिट ले जाइए। तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 81 माइनस 5 n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा भाई 76 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4 के जगह। अब 4 से ही 76 कटेगा तो कितना आ जाएगा 76/4 n माइनस 1, क्योंकि उस 4 को इधर अब लेके आ गया। अब बताइए 4 1 जा 4, अब 4 9 जा 36, 19। अब ये इधर आ जाएगा तो +1, और ये क्या होगा भाई, तो 20, 20th। मतलब अगर इस एपी में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो 81 है वो 20वें प्लेस पर मिल जाए। समझ रहे ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिखिएगा कि क्या दिक्कत है, मैं बार बार इस बात को समझाऊंगा। समझ रहे ना, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग एक तरह से आपको एकदम मैथ का एकदम विद्वान बनाने हैं। क्यों, क्योंकि देखिए मैथ क्या इंटरेस्ट का चीज है। आपको अगर थोड़ा सा भी उलझन रहेगा फिर आप मैथ को छोड़ देंगे, आप बनाएंगे नहीं। लेकिन जब वही कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप मैथ पर ज्यादा फोकस करेंगे। समझ रहे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में डालिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर है। क्या लिखा है, विच टर्म, कौन सा टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का, विल बी, होगा, विल बी लिखा है, समझ रहे ना, विल बी लिखा है, होगा 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझिए। इसका मतलब है कि इस एपी का 21वां टर्म से 120 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। इसका मतलब क्या भाई, 100, इस एपी का, किस एपी का, इस एपी का 21वां टर्म, 21 टर्म के 20 ज्यादा, 120 ज्यादा कौन सा टर्म होगा, ये इसका कहने का मतलब। तो पहले आप इस एपी से इसका 21वां टर्म निकालिए, निकालते हैं भाई। तो आपको पता है ना कि a बराबर यहाँ कितना है 3 है, d बराबर क्या हो जाएगा भाई 15 में से 3 घट गया तो 12 हो जाएगा, और n के जगह कितना दिया है 21,
क्योंकि 21वां टर्म लिखा, 21st टर्म 21वां टर्म n लिखा है, तो यहाँ पर tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की जगह क्या भाई 3 प्लस n की जगह 21 माइनस 1, डी की जगह कितना 12, यहाँ से 3 प्लस यहाँ से कितना भाई 20 गुने 12, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 12 दूना 24 240, तो 243 जो हो जाएगा इस एपी का 21वां टर्म होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिखा है, इससे 120 ज्यादा, मतलब इससे 120 ज्यादा, इसका मतलब टीएन जो हो जाएगा वो क्या होगा, लास्ट वैल्यू। टीएन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, लास्ट वैल्यू इसका क्या होगा, तो इसका जो लास्ट वैल्यू होगा बाबू 243 प्लस 120, ठीक है, इससे 120 ज्यादा होगा, ठीक है भाई। अब ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 363, समझ रहे ना। तो यही वाला जो वैल्यू है ना वो कौन से टर्म पर है, कौन से जगह पर, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब फिर से टीएन हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब की बार ये वाला ये है क्योंकि कौन से टर्म पर, इसका मतलब एन आपके पास नहीं है, तो ये लास्ट वाला वैल्यू हमारे पास होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 363 बराबर a कितना है भाई 3 है, प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 12 है, डी देखिए इसी एपी का है इसलिए ऐसा हम करें, ठीक है। अब आप क्या समझ रहे हो, इस 3 को आप इधर लाइए तो 363 माइनस 3 एन माइनस 1 गुने 12, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 363 में से 3 घट जाएगा 360 एन माइनस 1 और इंटू कितना देगा भाई 12, सही है। अब वो डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके भागा हो जाएगा, तो 12 से डायरेक्ट काट लो आप, ठीक है। अब इतना तो आप समझ चुके हैं, 12 तिया 36 कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, मतलब 30 बराबर एन माइनस 1 और एन बराबर क्या हो जाएगा 21। तो 31st जो टर्म होगा इस एपी का वह इस एपी के 21वें टर्म से 120 ज्यादा के बराबर होगा, समझ गए, क्लियर है इस बात को। अब देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 13 जो है लगभग हमेशा 1-2 साल बीच करके ये बोर्ड में क्वेश्चन दे ही देते हैं, समझ रहे ना। तो थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझते हैं और इसको आप एकदम रिकॉल कर लीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो, समझ रहे ना। अगर हम जनरली इसको सॉल्व करना चाहे तो ये क्या है क्वेश्चन, पहले इसको देखिए, ये एपी क्या है, एक तरह से रीजनिंग है, लेकिन हम ये फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमको बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू निकालना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिखा है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, बताइए पहला निगेटिव कौन होगा। तो अगर हम इसको जनरली सॉल्व करना चाहे तो क्या लिखेंगे, पहले 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, इसका मतलब 3 घटते जा रहा है, तो घटा के देखते हैं कहां पर निगेटिव मिलता है। तो 15 के बाद क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, 12 के बाद आपको क्या होगा 9 हो जाएगा, 9 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद -3 होगा। इसका मतलब हम देखें तो पहला निगेटिव कौन से जगह पर मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम 10th प्लेस पर जाएंगे इस एपी में तो हमको निगेटिव मिल जाएगा, लेकिन ये तो छोटा डाटा है तब तो आप डायरेक्ट लिख लिए। मान लीजिए बड़ा डाटा होता तब हम क्या करते हैं, लेकिन इसको हम बनाएंगे कैसे, तो हम लिखेंगे कि लेट nth टर्म इज फर्स्ट निगेटिव, ऐसा हम समझ रहे हैं, जो इसका nth टर्म है वो क्या है भाई फर्स्ट निगेटिव, क्लियर है इतना दूर तक। अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझेंगे कि जो इसका टीएन होगा वो लेस देन 0 होगा तभी तो निगेटिव होगा, 0 से कम होगा तब ये आपको निगेटिव होगा, समझ रहे हैं ना। तो अब टीएन का मतलब आप क्या समझते हो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ठीक है, क्लियर है। अब आप a की जगह कितना भाई लिखोगे 24 प्लस n का n माइनस 1, d मतलब क्या t2 माइनस t1, तो 21 में से 24 घटेगा तो -3 होगा, इसका भी जरूर आप ध्यान रखेंगे। आप 24 में से 21 थोड़े घटा रहे, t2 में से t1 को घटा दें, तो गलती जल्दबाजी में नहीं करना है, -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 और यहाँ पर ये 24 का 24 माइनस n गुने -3 -3n माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई +3 और यहाँ पर ऐसे। अब ये 24 और 3 कितना हो जाएगा भाई 27 -3n, ये इस तरीके से 27, ठीक है। अब ये एक तरह से समझिए बराबर भी है क्योंकि 0 से हमको छोटा चाहिए, तो एक ऐसा हम समझ रहे हैं कि अगर हम -3 को उधर ले जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, क्लियर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 3n हो जाएगा। अभी 3 से आप इसको काट लीजिएगा तो n का मतलब क्या हुआ कि 9 जो है इस n से कम है,
इसका मतलब अभी क्या है भाई, ये अभी 0 के बराबर है, अभी ये क्या है, 0 के बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि हेंस फर्स्ट निगेटिव जो होगा, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फर्स्ट निगेटिव होगा वो इससे एक ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि n जो है अभी 0 के बराबर है। समझ रहे हैं ना, लिखने का ही तरीका है। आपको बराबर जरूर यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यही समझना है कि जो 9 है 0 के बराबर, तो निगेटिव कहां पर होगा, इससे एक ज्यादा वाला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हेंस द फर्स्ट निगेटिव इज 10th टर्म होगा। क्या हो जाएगा, 10th टर्म होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 15 आता तो फर्स्ट निगेटिव 16 होता, यहाँ 18 आता तो फर्स्ट निगेटिव 19 होता। समझ रहे ना, क्योंकि वो 0 के बराबर नहीं, तो ये तो कहीं कंडीशन ही नहीं ना कि -3 को इधर ले जाएंगे तो +3 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा 0 के साथ ही होता है, बराबर के साथ होता है, लेकिन हम दर्शाने के लिए उसको छोटा लिख रहे हैं। समझ रहे ना, ये बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये छोटा सा एक बात है, ध्यान रखना है कि क्या, अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या यहाँ पर हम बराबर भी लिख सकते हैं, क्या लिख दीजिएगा, लेकिन फिर से आपको लेस वहां करना ही पड़ेगा। समझ रहे ना, तो क्यों लिखेंगे, ऐसा हम समझ रहे हैं कि अगर यहाँ 9th आएगा तो 10th होगा, अगर 11 आएगा तो 12th निगेटिव होगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल के जैसा लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ भी आपको नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, समझ रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अब देखिए ये सब भी क्या है, ये भी एक पैटर्न नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ एपी में दिया क्योंकि आसानी से ये एपी से सॉल्व हो सकता है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो कह रहा है कि 3 डिजिट का कितना संख्या है जो 7 से कटेगा। तो पहले आप पता करो कि 3 डिजिट का कौन कौन संख्या है। तो 100 है, फिर 101 है, डॉट डॉट डॉट, और 999 पर खत्म होगा। तो आपको ये याद रखना है कि 7 से पहला कटे वाला संख्या कौन है। तो हम नहीं समझ पा रहे मे भी, तो हम ऐसा कर लेते हैं, देख के 7 से पहला कटने वाला कौन संख्या है। तो आप 7 से इस शुरू वाले को डिवाइड करें, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इससे छोटा नहीं होना है, इससे ज्यादा बड़ा होना है। तो हम क्या करेंगे, 7 इक्कीस 7, और यहाँ पर क्या हो जाए भाई 3, और यहाँ से 0, और 7 चौके 28। अगर 4 बार लगाएंगे तो इस 3 से कम होगा। तो क्या हम इस 100 में घटाएंगे इसको, क्योंकि अगर एक भी घटाते तो वो 3 डिजिट का तो रहा ही नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिससे कटने वाला चाहिए तो शुरू वाले प्रोसेस में एक बढ़ा के डिवाइड लगाइएगा, क्योंकि वो कटना चाहिए। तो अब मान लीजिए 7 से 28 नहीं है, तो 7 दूनी 14, 7 की 28, 7 की 21, 7 चौक 28, 7 5 35 अगर यहाँ होता तब तो वो लग जाता। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 7 5 35, और ये क्या है भाई, आप नीचे से ऊपर घटाओगे। अगर ये 5 इसके साथ होता तो ये डिविजिबल था। ठीक है, इसका मतलब 5 उसमें कम रहा है, तो 105 जो है पहला संख्या है जो 7 से कटेगा। अब दूसरा क्या होगा, इससे 7 बड़ा होना चाहिए, तो 112 जो है दूसरा संख्या जो 7 से कटेगा, और ऐसे ही होते जाएगा। अब एक आखिरी हम निकाल लेते हैं, और इस तरीके से हमारे पास एक एपी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखिए 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ये इसमें अगर एक भी हम जोड़ते हैं तो ये सीधे 3 से 4 अंक का हो जाएगा। तो हमें कम करना है, कम, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे भाई, 7 से 7 इक्कीस 7 2, ठीक है, 7 इक्कीस 7 चौक 28, ठीक है भाई, 1 9, ठीक है, 7 14 7 21 7 दूना 14, और इसमें ये 5 नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, 9 9 9 -5 9 9 4, मतलब 994 जो है इस एपी का आखिरी संख्या है। अब देखो भाई, आपके पास ए है, ए का वैल्यू कितना है, 105 है, डी का वैल्यू कितना भाई 7 है, टीएन का वैल्यू आपको कितना 994 है। तो आपको एन पूछ रहा है, बिल्कुल सही, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप क्या जानते हैं, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की जगह पर क्या हो जाएगा भाई, 105 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह 7, और यहाँ पर 994 हो जाएगा। आप पहले इसको लेकर सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 14 मतलब 5 घटा 9, यहाँ से 8, यहाँ से 8, और यहाँ पर n माइनस 1 और 7। आपको पता ना, ये इधर गुना से इधर भागा में आए तो डिवाइड होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 889 डिवाइड 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको 7 से काट लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इक्कीस 7, 1 बचा, 1 8 18 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 7 49, मतलब 127 ये इधर आ जाएगा, तो n मतलब कितना हो जाएगा भाई, 128। मतलब अगर आपसे पूछा जाए
कि टोटल 7 से कटने वाला 3 अंक का कितना संख्या है, तो वो कितने संख्या है भाई, 128 है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर देखिए यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड है ना, इसमें मुझे लिख लिख के बिठाना पड़ता है, तो कुछ थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। सिर्फ करना आपको क्या है, ए ढूंढना है, डी ढूंढना है, और टीएन या एन कोई पूछेगा, अगर टीएन पूछेगा तो एन देगा, एन पूछेगा तो टीएन देगा। ठीक है, तो अब हम लोग एसएन पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, और ये पार्ट 1 रहेगा। अगर कोई और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आपको टीएन से रिलेटेड नहीं बन रहा है तो एक बार कमेंट में लिखिएगा, फिर से मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा छोटे टाइम का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।